हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो ये सीरीज चल रहा है झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण, इसका सेकेंड वीडियो है ये। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड की भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप, अपवाह प्रणाली यानी नदी तंत्र, फिर जलवायु और मिट्टी, फिर वन, ये सारा चीज़ हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे हैं। इससे जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन उसमें दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपका लेवल जो है और अच्छा हो जाए। दोस्तों, आज हम सेकेंड पार्ट इसका लाए हुए हैं और ये अब जो है ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी और पर्यावरण का। दोस्तों, आज जो है हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से जो भी क्वेश्चन बनता है और जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आप ये फॉलो करते हैं इस चैनल को तो JSSC जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हम सिलेबस के अनुसार वो सारा चीज़ इस चैनल पर देंगे जो आपकी मकसद को पूरा करेगा। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर कहे तो ये सी ऑप्शन जाएगा। 79,716 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं 79,714 भी देता है, लेकिन 79,716 वर्ग किलोमीटर एकदम करेक्ट सही है, तो ये हो जाएगा। अगला है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है। तो दोस्तों, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है 25,118 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कुल क्षेत्रफल का 31.51% है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन का क्षेत्र है। तो आरक्षित वन क्षेत्र कितना है। तो आरक्षित वन क्षेत्र जो है 4500 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित वन क्षेत्र का कितना है। तो संरक्षित वन क्षेत्र जो है 18,922 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत अवर्गीकृत वन का क्षेत्र कितना है। तो दोस्तों, अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है ये 1696 वर्ग किलोमीटर है। कितना है। 1696 वर्ग किलोमीटर। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनावरण कितना है। तो झारखंड राज्य में वनावरण जो है 23,721 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आप एग्जैक्ट डाटा याद करिएगा। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है। तो कुल कितने परसेंट पे है। तो 29.76% पे है। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अति सघन वनों का विस्तार है। तो अति सघन वनों का विस्तार जो है 2601 वर्ग किलोमीटर पे है। ये जो सारा क्वेश्चन है इसमें ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर मध्यम सघन वनों का विस्तार है। तो मध्यम सघन वनों का विस्तार जो है कि ये 9689 वर्ग किलोमीटर है। 9689 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर खुले वन का विस्तार है। तो खुले वन का विस्तार जो है 11,431 वर्ग किलोमीटर है। अगला है झारखंड राज्य में कुल वनाच्छादन में अति सघन वनों का प्रतिशत कितना है। तो अति सघन वनों का प्रतिशत जो है 10.97% है। कितना। 10.97%।
अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनाच्छादन में मध्यम सघन वनों का प्रतिशत कितना है? तो मध्यम कहेगा तो 40.85% है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वनाच्छादन में खुले वन का प्रतिशत कितना है? तो खुले वन का जो है 48.18% है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। तो फर्स्ट है वर्ष 2019 की तुलना में अति सघन वनों में कमी दर्ज की गई है, ये सही है, निगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है। 2019 की तुलना में मध्यम सघन वनों में वृद्धि दर्ज की गई, सही है। वर्ष 2019 की तुलना में खुले वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों खुले वन और मध्यम सघन वन में वृद्धि की गई है, लेकिन सघन वनों में कमी दर्ज की गई है, अति सघन वनों में। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच अति सघन वनों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, कमी या वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसमें कमी हुआ है, तो 2 वर्ग किलोमीटर जो है कमी दर्ज की गई है। कितना? 2 वर्ग किलोमीटर। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच मध्यम सघन वनों में कमी या वृद्धि दर्ज की गई है। तो हम लोग जानते हैं कि मध्यम सघन वनों में वृद्धि दर्ज की गई है, तो 1 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में बीच खुले वनों में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें दोनों में वृद्धि है, तो ये जो हो जाएगा 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच कुल वन क्षेत्रों में कमी या वृद्धि कितना % की गई है? तो दोस्तों 110 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कितना है? तो जनजातीय जिलों की संख्या 17 है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों का क्षेत्रफल कितना है? तो जिला तो 17 है, अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल 58,677 वर्ग किलोमीटर है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है 17,521 है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में जनजातीय जिलों में वन क्षेत्र में दर्ज की गई है, तो कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 80 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है झारखंड राज्य में बाघ आरक्ष्य है, तो बाघ आरक्ष्य कहाँ है? तो ये पलामू में है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्ष्य का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? तो 1130 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है? इसका नाम है पलामू, लेकिन वह पलामू में नहीं है। कहाँ है इसका आप लोग कमेंट कीजिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्ष्य का कोर क्षेत्र है, तो कोर क्षेत्र कितना है? तो ये 414 वर्ग किलोमीटर है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्ष्य का बफर क्षेत्र कितना है? तो कोर क्षेत्र तो हम लोग देख लिए, और अगर बफर क्षेत्र पूछ दे तो ये 716 वर्ग किलोमीटर है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बाघ गणना 2018 में पलामू बाघ आरक्षण बाघों की संख्या कितना है? तो बाघों की संख्या नहीं है, इसमें 0 है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोरों की संख्या है, तो बाघ कॉरिडोरों की संख्या जो है ये 1 है। अगला है पलामू बाघ आरक्षण के अंतर्गत इनमें से किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो किस प्रकार का वन पाया जाता है?
क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्षी के अंतर्गत इनमें से किस प्रकार के वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उपयुक्त में से दोनों। तो दोस्तों दोनों पाया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन से अधिक शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्षी के अंतर्गत पाए जाने वाले वनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की तुलना में जो है शुष्क पर्णपाती वन अधिक पाया जाता है। फर्स्ट सही है। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है। तो झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन कितना है? तो 2867 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्षों का आच्छादन है? तो कितने परसेंट भूभाग पर वृक्षों का आच्छादन है? तो ये 3.60 है। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार है। तो बांस संसाधन का जो विस्तार है ये 3717 वर्ग किलोमीटर में है। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में झारखंड राज्य में वन संसाधनों में परिवर्तन दर्ज किया गया है। तो कितना परिवर्तन दर्ज किया गया है? तो ये 406 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कितना? 406 वर्ग किलोमीटर की कमी हो गई है। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के क्षेत्र में विस्तारित बाघ कॉरिडोर का नाम क्या है? तो बाघ कॉरिडोर का नाम जो है पन्ना पलामू कॉरिडोर है। क्या नाम है? पन्ना पलामू कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कितना है? तो जनजातीय जिलों की संख्या जो है कितना है? इससे पहले हम लोगों ने आया था ये क्वेश्चन, 17 है। अगला है, झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की कुल कितने प्रतिशत भूभाग पे वनावरण है? तो कुल कितने प्रतिशत भूभाग पे है? तो ये 29.86% पे। अगला है, 2019 से 2021 के बीच राज्य के जनजातीय जिलों में कितने वर्ग किलोमीटर की वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है? कितना वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 80 वर्ग किलोमीटर। अगला है, झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में कार्बन स्टॉक की मात्रा कितना है? तो कार्बन स्टॉक की मात्रा जो है ये 77.92 टन है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। कार्बन स्टॉक 77.92। अगला है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में है। क्षेत्र कह रहा है, परसेंटेज नहीं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा जो है ये लातेहार है। दोस्तों दूसरा को याद रखिएगा, जरूरी है। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत है? तो यहाँ पे प्रतिशत कह रहा है तो प्रतिशत में लातेहार हो जाएगा जो दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल में। अगला है, झारखंड राज्य के किस जिले में न्यूनतम वृक्षावरण क्षेत्र है? तो न्यूनतम वृक्षावरण क्षेत्र जो है ये जामताड़ा में है। दोस्तों हम बेसिक झारखंड के बारे में एक वीडियो लाए थे इससे पहले, अगर ये वो वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल वनावरण क्षेत्र है। तो कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो ये 3368 वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी सिंहभूम जिले में। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो कुल वनावरण क्षेत्र जो है 106 वर्ग किलोमीटर ही, इसलिए सबसे कम है। झारखंड राज्य के लातेहार जिला का वनावरण प्रतिशत कितना है? तो ये सबसे अधिक है प्रतिशत में, तो ये 56% है। कितना है? 56। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला का वनावरण प्रतिशत है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का वनावरण प्रतिशत जो है 46% है, लेकिन एरिया में अधिक है और परसेंटेज में कम है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले का वनावरण प्रतिशत कितना है? तो वनावरण प्रतिशत जो है ये 5.8
% है और 106 किलोमीटर स्क्वायर में ही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 19 से 21 के बीच झारखंड राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंस है, आप इसको याद रखिएगा। गढ़वा जिले जो यूपी, बिहार और झारखंड से छत्तीसगढ़ से स्पर्श करती है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के बीच झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में वन क्षेत्र में कितना वृद्धि दर्ज की गई है। तो वृद्धि जो है ये 40.13 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के बीच झारखंड राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो वन क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज करने वाला लातेहार है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक परसेंटेज है 56%। 19 से 21 के बीच झारखंड राज्य के लातेहार जिले में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो वन क्षेत्र में जो है ये माइनस में चला गया है, -3.3 वर्ग किलोमीटर जो है कमी हो गया है वहाँ पे। 19 से 21 के बीच झारखंड राज्य के कितने जिले में वन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो नकारात्मक वृद्धि दर्ज जो है लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुर। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि पाकुर जो है किस डिवीज़न में है, काहे कि हम इसका बेसिक झारखंड के बेसिक वीडियो में इसका चर्चा किए हैं। तो सबसे कौन है डिवीज़न इसका, पाकुर का डिवीज़न बताइएगा। लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा और पाकुर में जो है निगेटिव वृद्धि दर्ज की गई है। 19 से 21 के बीच झारखंड राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया। तो किस क्षेत्र में, तो ये गोड्डा क्षेत्र में। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 19 से 2001 से 21 के बीच झारखंड राज्य के वनावरण में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो 1 से लेकर 21 तक का ये 1084 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है झारखंड के कुल वनों में 29.76% के वर्गीकरण के संदर्भ में बताना है। दोस्तों फर्स्ट है कि अति सघन वन 3.36%, मध्यम सघन वन 12.16% और खुला 14.34%। तो ये सही है। अति सघन है 3.36, मध्यम सघन है 12.16 और 14.34 जो है खुला वन है। और झारखंड के कुल वनों में जो है अति सघन वन 11% है कुल वनों में कह रहा है यहाँ पे, और मध्यम सघन वन 42%, 48%। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन रहने की संभावना है। अति सघन 3.36%, मध्यम 12.16%, खुला जो है खुला वन ये 14.34% है। ऐसे 11% झारखंड के कुल वनों में 11%, 42% और 48%। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही बताना है। झारखंड राज्य में कुल 17 जनजातीय जिले की पहचान की गई है, जबकि देश में कुल 218 जनजातीय जिलों की पहचान की गई है। तो ये करेक्ट है। जनजातीय जिलों की संख्या के मामले में देश के राज्यों में झारखंड का स्थान तीसरा है, जबकि प्रथम और दूसरे जो है मध्य प्रदेश, जहाँ 24 जिला है, और असम 19 जिला है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 17 जनजाति है और कुल 218 पूरा इंडिया में है। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश जहाँ 24 है, दूसरे स्थान पर असम और तीसरे स्थान पर जो है झारखंड है जहाँ 17 है। निम्न में से सही नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट है राज्य के सर्वाधिक 93.25% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। ये सही है। राज्य के 2.66 भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश है। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वर्ष 2019 से 21 के बीच लगभग कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ये 0.46% वृद्धि हुई है 19 से 21 के बीच में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में झारखंड में वन प्रबंधन के बारे में देखेंगे। दोस्तों इसमें 13 चैप्टर था जो आज
लास्ट 7 चैप्टर बचा था वो आज हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले 5 चैप्टर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन तो ज़रूर आपके नज़रों से गुजरेगा तो आप सही करने का टेंडेंसी आपका बढ़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन ज़रूर देखिए, आंसर भी देखिए और इस तरह से अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो वनों का प्रबंधन सर्वप्रथम प्रयास जो है JF हैबिट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? JF हैबिट के द्वारा। बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया? तो वनों की सुरक्षा हेतु वन समिति का गठन 1909 ईस्वी में किया गया। भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? तो ये जो है ये 95% जो है निजी वन था। क्वेश्चन है झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? तो ये 2001 में किया गया। कब? 2001 में। दोस्तों संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन कब किया गया? 2001 में। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया? तो इको टूरिज्म नीति का निर्माण जो है हाल ही फिलहाल 2015 में किया गया है। अगला है झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। इनका मुख्य उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु इनमें से किसका गठन किया गया है? तो झार पार्क्स का गठन किया गया है। झार पार्क्स। अगला है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष नदी महोत्सव तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया? तो ये 2019 में किया गया है। अगला है झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव और बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया? तो ये 140 किलोमीटर तक है। अगला है झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव और बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत जो है राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने पौधे लगाए गए थे? तो लगभग जो है 15 लाख पौधे लगाए गए हैं। और कितना किलोमीटर में? तो 140 किलोमीटर में। झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव और बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत इनमें से किस वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए? तो किस में लगाए गए? ये रांची वन मंडल और जमशेदपुर वन मंडल में, दोनों में सबसे अधिक लगाए गए। अगला है झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव और बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत रांची तथा जमशेदपुर वन मंडल में प्रति वन मंडल कितने पौधे लगाए गए थे? तो प्रति वन मंडल जो है ये कितने लगाए गए? तो ये 1,35,000 लगाए गए। अगला है वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो वन अधिकार नियम 2006 में पारित किया गया। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित कब किया गया? तो अधिसूचित जो है 2008 में किया गया। पारित 2006 में, अधिसूचित 2008 में, 2 साल बाद। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो ये 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों को श्रेणियों में शामिल किया गया। तो 2 में विभाजित किया गया। उस विभाजित कौन है? तो वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी। तो ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन अधिकार नियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों के बारे में इनसे कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है इसके तहत ऐसे वनवासी जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करते हो, उन्हें परंपरागत वनवासी माना जाएगा। कब? 13 दिसंबर 2005 से पूर्व पहले। और वन में निवास व खेती हेतु जमीन पर अधिकार तभी मिलेगा जब वन निवासियों द्वारा जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2005 से पूर्व तथा 13 दिसंबर 2007 तक का अधिभोग में रही हो। तो ये दोनों सही है। अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है CAMPA का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया? तो ये जो है प्राकृतिक वनों का प्रबंधन, वन जीवों का संरक्षण और आधारभूत संरचना का विकास, तीनों के लिए किया गया।
अगला है CMPA का किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो अधिसूचित जो है 2009 में किया गया है। अगला है झंपकोफैड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 2007 में किया गया। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। अगला है झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 11 है। झारखंड राज्य के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है? तो कितना, तीनों मिलाकर जो है ये 2.63% है। अगला झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है? तो संरक्षित का है तो 9% संरक्षित वन क्षेत्र में है। अगला है भारत के प्रथम गज आरक्षण का विस्तार जो है झारखंड के किस जिले में हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तीनों जिला में हुआ है। अगला है झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षण की स्थापना की गई है? तो ये 2001 में की गई है। अगला है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो जीवाश्म उद्यान जो है ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में किया गया है। दोस्तों थोड़ा फास्ट चल रहा है, काहे कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगला है झारखंड सरकार ने राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? तो वन जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत जो है 10 वर्षों के लिए किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में है। बाकी बात पेंच, जिम और कान्हा जो है झारखंड में नहीं है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये 1986 में की गई है। दोस्तों बेतला का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। अगला झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? तो यह लातेहार जिले में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीतल और बाघ सभी पाया जाता है। अगला झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी, यह किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 1932 में ही की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड के एग्जाम के लिए। सबसे पहले यहीं पर बाघ गणना किया गया था 1932 में। अगला क्वेश्चन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में की गई। अगला क्वेश्चन झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षण कहाँ है? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार में है। अगला क्वेश्चन झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षित तो कौन है? तो ये पलामू बाघ आरक्षित है। अगला झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो एकमात्र जो है पलामू अभयारण्य है। अगला है झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है पलामू वन्य अभयारण्य है। झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो दूसरा कौन है? तो ये लावालौंग अभयारण्य है। ये भी इम्पोर्टेंस है, दूसरा जो भी रहता है इम्पोर्टेंस रहता है। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो हाथी परियोजना जो है दलमा वन्य जीव अभयारण्य में प्रयोग की गई है, प्रारंभ की गई है परियोजना। अगला है झारखंड में दालमा वन्य जीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई? 1992 में। अगला है निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी विहार झारखंड के राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड के जो है साहेबगंज में स्थित है। अगला है झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो ये महुआ अंडार अभयारण्य है। ये विलुप्त
प्राय भेड़िया प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच में अवस्थित है? तो ये तोप चांची अभयारण्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के विभिन्न वन जीव अभयारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित है। तो बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो महुआ अंडार अभयारण्य कहाँ है? तो महुआ अंडार अभयारण्य जो है, तो ये महुआ अंडार अभयारण्य जो है लातेहार में है। दलमा अभयारण्य कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। पालकोटा अभयारण्य कहाँ है? तो ये पलामू में है, पालकोटा। और गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में। महुआ अंडारा अभयारण्य ये दलमा पूर्वी सिंहभूम। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के विभिन्न पक्षी विहारों को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिलों के साथ सुमेलित कर रहा है। तो सुमेलित करना है, तो इसमें जो है उधवा पक्षी विहार जो है कहाँ है? तो उधवा पक्षी विहार जो है ये साहेबगंज में है। कहाँ? साहेबगंज में। और चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ है? चंद्रपुरा पक्षी विहार जो है बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ है? तो ईचागढ़ पक्षी विहार जो है सरायकेला में है। और तिलैया पक्षी विहार जो है कोडरमा में है। अगला है, झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? तो किस स्थान पे है? तो ये ओरमांझी में है। जगह का नाम है ओरमांझी। अगला है, झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? तो बिरसा मृग विहार जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये कालामाटी में है। अगला है, झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये बोकारो में अवस्थित है। अगला है, झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो किस वर्ष की गई है? ये 1994 में की गई है। झारखंड के मुता में अवस्थित यानी रुका में अवस्थित मगर प्रजनन के स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई है? तो IUCN के सहायता से। IUCN के सहायता से। अगला है, झारखंड के मुटा में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये 1987 में किया गया है। अगला है, झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झारखंड की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? तो जो नहीं है तो जो है तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नहीं है कारगिल पार्क लातेहार, ये नहीं है। बाकी बात दीनदयाल पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क और सिद्धू कानू पार्क, ये तीनों जो है झार पार्क्स के अंतर्गत आता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, झार पार्क्स के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? रांची में अवस्थित नहीं है तो ये अंबेडकर पार्क जो है रांची में अवस्थित नहीं है। बाकी बात सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और ऑक्सीजन पार्क रांची में अवस्थित है। इसको याद रखिएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 36 नंबर में झार पार्क्स के तहत शामिल पार्कों की उनकी अवस्थिति के संबंधी में जिला में सुमेलित करना है। तो फर्स्ट है श्री कृष्ण पार्क। तो श्री कृष्ण पार्क जो है रांची में अवस्थित है। कहाँ है? रांची में। इसके बाद जो है अंबेडकर पार्क कहाँ अवस्थित है? तो अंबेडकर पार्क जो है सिली में अवस्थित है। घोरबंदा थीम पार्क जो है जमशेदपुर में स्थित है और निर्मल महतो पार्क जो है हजारीबाग में। तो अंबेडकर पार्क कहाँ स्थित है? तो सिली में। दोस्तों अगर पूछ देगा कि ऑक्सीजन पार्क कहाँ है तो रांची में है, और श्री कृष्ण पार्क तो रांची में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क्स योजना के तहत कितने पार्कों का शामिल किया गया है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने हैं? 10 पार्कों का।
अगला है झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जो है 2007 में की गई है। अगला है झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य जो है राज्य में जैव विविधता को संरक्षण, जैव विविधता के सतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना, जैव विविधता के लाभों को उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना। तो ये तीनों सही है। दोस्तों ये लंबा क्वेश्चन है। निम्न कथनों में सही कौन है? तो सही कौन है वो बताना है। फर्स्ट है रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा है। सही है। राजकीय औषधि पादप बोर्ड रांची में अवस्थित है जिसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को हुआ। ये भी सही है। अगला है रांची जिला के ओरमांझी के बरबे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की गई। ये भी सही है। ओरमांझी आ गया यहाँ पे। वन विभाग झारखंड ने बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है। तो ये भी सही है। तो चारों सही है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे झारखंड की कृषि। ये भी इम्पोर्टेंस है, आप लोग ये भी कंप्लीट देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। क्वेश्चन है झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? तो कितने प्रतिशत पे? तो 23% पे 23% पे जो है कृषि कार्य किया जाता है। राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल का है? तो 43%। अगला है भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? तो कितने पे? तो ये 38 हेक्टेयर पे। अगला है झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है? तो कितने परसेंट पूछ रहा है? तो ये 48% है। अगला है झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल धान है। दोस्तों लगभग 2.5 घंटा का टोटल वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो 1.25 घंटा का है और ये 1.25 घंटा का होगा। तो आप लोग अगर दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका झारखंड का भूगोल और पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। एक बार 2 बार देखिए, आप जरूर क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? तो दूसरी सर्वप्रमुख फसल जो है मक्का है। फर्स्ट है धान, दूसरा है मक्का। झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा है? तो कितने प्रतिशत भाग पर? तो 15% भाग पर जो है सिंचाई की सुविधा है। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो कुआं है। क्या है सर्वप्रमुख स्रोत? तो कुआं है। अगला है झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार जो है झारखंड की भू आकृतिक संरचना है। कौन है? झारखंड की भू आकृतिक संरचना। अगला है झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर परती पाई जाती है? तो 17% भूमि जो है परती पाई जाती है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? तो प्रति व्यक्ति जोतों का आकार जो है ये 1.17 हेक्टेयर है। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? तो कितने परसेंट भूभाग पर? तो ये 78% भूभाग पर जो है खरीफ फसल की जाती है। झारखंड राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? तो कितने जिले हैं? तो ये 17 जिला हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो रेशेदार फसल का प्रमुख रूप से उत्पादन जो है मेस्टा फसल को किया जाता है। मेस्टा। अगला है झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की जा रही है? तो किस जिले में? तो ये हजारीबाग जिले में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? तो भदई और अगहनी जो है खरीफ फसल के प्रकार है। भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो बैसाख माह में। अगला भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो बैसाख माह में बोया जाता है और कटाई जो है भादों में की जाती है।
अगला है अगहनी फसल की किस माह में बोया जाता है? तो अगहनी फसल को जो है ये आषाढ़ में बोया जाता है और किस माह में काटी जाती है? तो किस माह में काटी जाती है? ये अगहन में काटी जाती है। अगला है झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदोई की कृषि की जाती है? तो भदोई की कृषि जो है लगभग 22% पर की जाती है। अगला है झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने % भाग पर अगहनी फसल की जाती है? तो अगहनी फसल के जो है ये 70% भाग पर किया जाता है। क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सही को बताना है। फर्स्ट है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 17% शुद्ध बुआई क्षेत्र है और राज्य सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम 70% है, जबकि 10 हेक्टेयर से अधिक जो है 21% है। दोनों सही है। अगला है झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि की जाती है? तो धान की कृषि लगभग कितने प्रतिशत पर किया जाता है? 85% पे। दूसरा जो है मक्का है। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं और जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उस भूमि को जो है बारी भूमि के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बारी भूमि के। झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है पलामू जिला में किया जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है पलामू में किया जाता है। झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो प्रमुख नकदी फसल जो है गन्ना है। झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो दलहन तिलहन का पलामू जिला में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है, तो कौन सा सत्य हो जाएगा? ये कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले में है। सही है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल जो है धान है, तो उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला है झारखंड के दामोदर कृषि प्रदेश के संदर्भ में बताना है, तो इसमें सही कथन को बताना है। तो सही कथन जो है इस कृषि का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग और बोकारो धनबाद में जिले में है। सही है। इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम के चट्टानों की प्रधानता है और धान, मक्का, तिलहन और दलहन इस कृषि के प्रमुख फसलें हैं। तो सभी सही है। इसमें है निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो फर्स्ट है इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो है पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग में है। सही है। इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाए। ये भी सही। उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला है हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसको आप इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, तो आपके इस तरह से ज्योग्राफी है कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको बेनिफिट हो। तो हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो है चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में है। कृषि प्रदेश में धान, मक्का और रागी की खेती की जाती है और इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों को सीमित विकास है। तो सारा सही है। राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में बताना है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा में हुआ है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल जो है धान है और उपयुक्त में से दोनों। तो दोस्तों ये इसका आंसर जो है उपयुक्त में से दोनों होगा, क्योंकि दोनों सही है। अब रांची पठार कृषि प्रदेश के संदर्भ में बताना है। तो रांची में फर्स्ट में दिया है इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में है। सही है। इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है। सही है। इसमें रागी, तिलहन, दलहन और फलों को भी खेती की जाती है। सभी सही है। इस तरह से जो है अब जितना भी कृषि क्षेत्र है और सब के बारे में हम लोग क्वेश्चन से ही जान गए। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। फर्स्ट है इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो है गोड्डा के उत्तरी हिस्से और साहेबगंज के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुआ है। सही है। अगला है इस कृषि प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का, चना और दलहन की कृषि की प्रमुखता है। ये भी सही है।
यह झारखंड में कृषि की दूसरी एकमात्र विकसित क्षेत्र है। ये भी सही है, तो उपयुक्त में से सभी सही है। झारखंड राज्य की शस्य गहनता लगभग कितनी परसेंट है? तो शस्य गहनता जो है लगभग 136% है। खल्लू कृषि क्या है? तो खल्लू कृषि जो है ये झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है। निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है, यानी सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये धान की। झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडार हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है? तो सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है गढ़वा जिले में। अगला, झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक पीडीएस डीलर है? तो पीडीएस डीलर जो सबसे अधिक जो है रांची में है। अगला, झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे कम पीडीएस है? तो सबसे कम पीडीएस जो है लोहरदगा में है। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं, झारखंड की सिंचाई प्रणालियाँ। दोस्तों ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर किया जाएगा। आप सिर्फ देखिए और क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से एक भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितनी है? तो झारखंड में कुल सिंचित भूमि 15% है। अगला है, झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग सतही जल के द्वारा सिंचित होता है? तो सतही जल जो है सतही जल से 58% होता है। झारखंड राज्य की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग पर जल द्वारा लगभग सिंचित की जाती है? तो जल द्वारा जो है 42% पर। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक होती है? तो दुमका, साहेबगंज और गुमला तीनों जिला में होता है। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है? तो उच्च आवश्यकता किस जिले में होता है? तो ये रांची, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम तीनों में होता है। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता होती है? तो मध्यम आवश्यकता किस जिले में? उपयुक्त सभी हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता होती है? तो सिंचाई की निम्न आवश्यकता धनबाद, चतरा और पूर्वी सिंहभूम तीनों जिला में। झारखंड में सिंचाई का इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रमुख साधन है? तो सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन जो है कुआं है। अगला है 2021-22 के अनुसार झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना % है? तो कुओं का योगदान लगभग 32% है। अगला है, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो अगर जिला पूछे तो इसको भी याद रखना है। जिला जो है ये साहेबगंज और जामताड़ा है। अगला है, साहेबगंज तथा जामताड़ा जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो कुओं द्वारा जो सिंचाई की जाती है लगभग 44% पर की जाती है। अगला है, झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? तो झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन जो है तालाब है। झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है धनबाद में की जाती है। धनबाद जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो तालाब द्वारा सिंचाई जो है 66% भूमि पर की जाती है। 21-22 के अनुसार झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो तालाब का योगदान जो है 32% है। अगला है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों का योगदान लगभग कितना % है? तो नहरों का योगदान जो है लगभग 2% है, बहुत ही कम है। झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? 2% है, उसमें भी सर्वाधिक सिंचाई जो है पूर्वी सिंहभूम में की जाती है। झारखंड में सिंचाई के साधनों के संदर्भ में निम्न कथनों में सही बताना है। 21-22 के अनुसार सही बताना है। तो क्वेश्चन है, राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग कुआं 32%, तालाब 32%, नहर 2%, जबकि अन्य सिंचाई साधनों का योगदान 34% है। तो फर्स्ट तो सही है। अगला है, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राज्य के साहेबगंज और जामताड़ा में होता है। ये भी सही है, लगभग 44%। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई धनबाद जिले में होता है, सही है। नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में होता है, लगभग 28% कुल सिंचित भोजन का भूमिका। तो इसमें सारा सही है। दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है ये साहेबगंज में की जाती है। अगला है, साहेबगंज जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो नलकूपों द्वारा सिंचाई किया जाता है 17% भूभाग पर। अगला है, मिलान इसमें से झारखंड के सिंचाई के इन संसाधनों के इनके अधिक कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करना है, यानी सबसे ज़्यादा कौन होता है, इसके बाद कौन होता है, इसके बाद कौन होता है। तो हम लोग अभी ये देखे हैं सबसे ज़्यादा किससे होता है, कुआं से होता है, इसके बाद तालाब से होता है, इसके बाद नहर से, इसके बाद नलकूप से। तो सबसे ज़्यादा क्या किससे, कुआं से, इसके बाद तालाब से, इसके बाद नहर से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजना में इनकी अवस्थित के आधार पर कौन सा गलत है? कुनार बराज परियोजना गिरिडीह में है, सही है। पुनासी जलाशय परियोजना देवघर में है। अजय बराज परियोजना देवघर में है। कांची सिंचाई परियोजना पलामू में है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा झारखंड की बृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें जो है ये अपर शंख जलाशय परियोजना जो है बृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है, बाकी बात सभी है। झारखंड के निम्न में से कौन सा एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो बृहद पंचवर्षीय योजना के समय जो है कौन किया गया है? स्वर्णरेखा परियोजना। अगला है, झारखंड के निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में पुनासी जलाशय परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला, झारखंड के निम्नलिखित बृहद सिंचाई परियोजना को उनके संबंधित जिलों के साथ सम्मिलित करना है। तो स्वर्णरेखा परियोजना सिंहभूम में है, उत्तरी कोयल परियोजना पलामू में है, पुनासी परियोजना देवघर और गुमानी जलाशय परियोजना साहेबगंज में है। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो सलैया जलाशय परियोजना जो है किस जिले में है? तो ये हजारीबाग जिले में है। अगला क्वेश्चन है, सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में है? तो सकरी गली पंप परियोजना जो है ये साहेबगंज में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है? तो गुमला जिले में कौन सा नहीं किया जा रहा है? तो ये कतरी जलाशय परियोजना किया जा रहा है, अपर शंख जलाशय किया जा रहा है, पारस जलाशय किया जा रहा है, लेकिन भैरवा जलाशय परियोजना नहीं किया जा रहा है, तो ये गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध जो है रांची जिले से नहीं है? तो रांची जिले से कौन सा सिंचाई परियोजना का नहीं है? तो ये अजय बैराज परियोजना जो है रांची से नहीं है। अजय नदी जो है बिहार के मुंगेर से निकलता है। बटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो किस जिले से है? तो ये गोड्डा जिले से है। अगला है, इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? तो कौन सी परियोजना है जो पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित है? तो ये सभी हो जाएगा। सतपोटका, झरझारा, नकटी, ये सभी परियोजना जो है पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित है। इनमें से कौन सी जलाशय परियोजना खुट्टी जिला से संबंधित है? तो खुट्टी जिला से जो है तजना जलाशय परियोजना संबंधित है। अगला है, इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध सिमडेगा जिला से है? तो सिमडेगा जिला से जो है ये कंसजोर जलाशय परियोजना है। पतरातू और लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो ये रांची जिले से है, पतरातू लतरातू। इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध पलामू जिला से है? तो पलामू जिला से किसका संबंध है? तो पलामू जिला से जो है ये सबे हो जाएगा। जिंजोरी, मलय और बटाने, ये तीनों परियोजना जो है पलामू जिला से है। अगला है, गरही जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिला से है? तो गरही का संबंध जो है चतरा जिला से है। इनमें से किस जलाशय परियोजना का संबंध कोडरमा से है? तो कोडरमा का संबंध जो है ये केशो जलाशय परियोजना है। कौन है? केशो जलाशय परियोजना। गोबई जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिला से है? तो गोबई जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के जो है ये धनबाद जिला से है। अगला है, इनमें से कौन सी जलाशय परियोजना सरायकेला खरसावां जिला से संबंधित है? तो सरायकेला खरसावां जिला से सुरू, सोना और पालना तीनों संबंधित हैं।
अगला है झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भूभाग पर कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है, क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है, नलकूप सहित कह रहा है, तो ये जो है पलामू जिला हो जाएगा। अगला है झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भूभाग पर केवल नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, तो केवल नलकूप द्वारा सिंचाई जो है पलामू जिला में किया जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भूभाग पर तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है, तो तालाब द्वारा सर्वाधिक भूभाग पर जो सिंचाई किया जाता है पलामू जिला में। अगला है झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भूभाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है, तो नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है सिमडेगा में की जाती है। अब जो है अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूभाग पर कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है, तो कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है ये साहेबगंज और जामताड़ा में की जाती है। अगला झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूभाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है, तो तालाब द्वारा जो है ये धनबाद में की जाती है। अगला है झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूभाग पर केवल नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, तो प्रतिशत भूभाग साहेबगंज हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूभाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है, तो नहर द्वारा पूर्वी सिंहभूम में किया जाता है। दोस्तों इसमें जो है क्षेत्रफल के अनुसार और परसेंटेज के अनुसार ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन आता है। आप लोग एक नोट्स बनाइए इसका, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, बहुत ही आपको फायदा होगा। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो इसके बारे में सभी आदमी जानता है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला है दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया तो 1948 में प्रारंभ किया गया है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों में है, तो ये जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला है झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है, तो अमेरिका के टेनेसी से प्रभावित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना से, तो वही अभी हम जो बोले हैं ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना से। अगला है दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है 1948 में ही की गई, डीवीसी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई, तो ये 7 जुलाई को की गई है। कब? 7 जुलाई, तिथि अगर पूछे तो 7 जुलाई। अगला है दामोदर घाटी निगम मुख्यालय कहाँ है, तो दामोदर घाटी निगम जो मुख्यालय है कोलकाता में है। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट ध्यान से किए होंगे 1 से लेकर 24 तक के, तो पक्का ये सब सारा क्वेश्चन आपको आता होगा। दामोदर घाटी परियोजना कितने बड़े बांध का निर्माण करता है, तो ये भी 8 है। दामोदर घाटी परियोजना कितने तापीय विद्युत, तो तापीय 3 है। आप लोग बताइए तापीय विद्युत गृह कितना 3 है और कौन कौन है, से आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो। निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है, तो आ ही गया क्वेश्चन। इसमें सारा क्वेश्चन है, देखिएगा आप, इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा, एक एक करके क्वेश्चन मिल रहा है। बोकारो ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, ये तीनों हैं। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है, तो दामोदर की सहायक बराकर नदी पर जो है ये तीनों है, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी बांध। निम्न में से कौन सा बांध जो है दामोदर नदी पर अवस्थित है, तो दामोदर नदी पर अवस्थित ये तीनों है, पंचेत, अय्यर और बेरमो। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है, तो दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है बोकारो बांध। अगला है इनमें से कौन सा बांध जो है दामोदर की सहायक कोनार नदी पर अवस्थित है, तो कोनार नदी पर अवस्थित है कोनार बांध। अगला है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है, तो एकमात्र अवरोधक बांध का नाम जो है ये दुर्गापुर बांध है। तिलैया बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है, तो तिलैया बांध जो है कोडरमा जिले में निर्मित है। तिलैया बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो तिलैया बांध का प्रारंभ जो है 1953 में हुआ सबसे पहले। तिलैया बांध की जलग्रहण क्षमता कितना है, तो तिलैया बांध की जलग्रहण क्षमता ये 984 वर्ग किलोमीटर है। कोनार बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है, तो कोनार बांध जो है हजारीबाग में निर्मित है। कोनार बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो कोनार बांध का प्रारंभ जो है 1955 में हुआ है।
कोनार बांध की जल ग्रहण क्षमता कितना है? तो कोनार बांध की जल ग्रहण क्षमता 997 है। मैथन बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो मैथन बांध जो है इनमें से धनबाद जिले में निर्मित है। मैथन बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो मैथन बांध का प्रारंभ जो है 1957 में हुआ है। मैथन बांध की जल ग्रहण क्षमता कितना है? तो मैथन बांध की जल ग्रहण क्षमता 6293 वर्ग किलोमीटर है। पंचेत बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? तो पंचेत बांध जो है धनबाद में निर्मित है। अगला है पंचेत बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो पंचेत बांध का प्रारंभ जो है 1959 ईस्वी में हुआ है। पंचेत बांध की जल ग्रहण क्षमता कितना है? तो जल ग्रहण क्षमता 10,966 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इसमें 8 बांध का चर्चा है और पूरा डिटेल से चर्चा है। ये बहुत ही अच्छा बुक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो, उड़ान पब्लिकेशन का है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो ये 6। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों इसका कमेंट कीजिए, 3 ही हैं। दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो ये दुर्गापुर, पंचेत, मैथन और बोरमो। स्टार्टिंग में 3 था, अब 6 हो गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो कितना? तो 1200 मेगावाट का। दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो ये 8 लाख हेक्टेयर पे। अगला है झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो झारखंड राज्य में ये स्वर्णरेखा परियोजना जो है विश्व बैंक के सहायता से संचालित किया जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना का प्रारंभ किया जाता है तो 1982 से 83। स्वर्णरेखा नदी दोस्तों इस क्वेश्चन में भी अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, तो आप 982 से 83 मारिएगा। स्वर्णरेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो कौन सा राज्य? बिहार लाभान्वित नहीं होता है। बाकी बात झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा लाभान्वित होता है। अगला निम्नलिखित में से बांधों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किन बांधों का संबंध स्वर्णरेखा नदी परियोजना से है ये बताना है। तो इसमें जो है ये चांडिल बांध, गालूडीह बांध नहीं है, चांडिल बांध, चांडिल बांध है और ये गालूडीह बांध भी है और ईचा बांध है और एक गजिया बांध है। तिलैया कोनार जो है ये दामोदर नदी पर स्थित है। अगला स्वर्णरेखा नदी पर निम्न में से कौन सा 2 बांध निर्मित है? तो 2 बांध निर्मित है, कौन सा नदी है? ये बांध है चांडिल और गालूडीह। अगला है स्वर्णरेखा की सहायता से सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन सी 2 बांध निर्मित है? तो खरकई नदी पर जो है ईचा और गजिया है, ईचा और गजिया। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकई नदी पर इनमें से किस बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पालना बांध का। अगला स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। चांडिल बांध का निर्माण जो है सरायकेला खरसावा में किया गया है। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित गालूडीह बांध का निर्माण किया गया है। तो गालूडीह बांध का निर्माण जो है पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। खरकई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण किया गया है। तो ईचा बांध का निर्माण जो है पश्चिमी सिंहभूम में किया गया है। खरकई नदी पर निर्मित गजिया बांध का निर्माण किया गया है। तो गजिया बांध का निर्माण जो है पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। खरकई नदी पर पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो खरकई नदी में पालना बांध का निर्माण जो है सरायकेला खरसावा में किया जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? तो विद्युत उत्पादन जो है हुंडू जलप्रपात से किया जा रहा है जो 2 नंबर का है ऊंचाई में। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? तो 200 मेगावाट का। अगला है मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी निर्मित परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया जा रहा है? तो ये मसान जोर बांध।
मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य नाम से जो है कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। मयूराक्षी परियोजना के तहत मसानजोर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में? तो दुमका जिले में। मयूराक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया है? तो कौन सा देश है जो सहयोग कर रहा है? ये कनाडा है। उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के निम्न में से कौन सा जिला लाभान्वित होते हैं? तो कौन सा जिला लाभान्वित? पलामू और गढ़वा, जो बिहार के साइड में। कोयल कारो परियोजना निम्न में से किस नदी पे है? तो कोयल कारो परियोजना जो है निम्न में से ये दक्षिण कोयल और ये कारो नदी पे, दोनों नदी पे है। तो बी और सी। कोयल कारो परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो कोयल कारो परियोजना है 1974 में ही शुरू किया गया। कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो कोयल कारो परियोजना को 2003 में बंद कर दिया गया। कोयल कारो परियोजना के बंद किए जाने का कारण क्या था? तो बंद किए जाने के कारण जो है आदिवासियों का विरोध। झारखंड की अमानत बाराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये पलामू जिले से है। रैसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो इनमें से जो है रांची जिले से है। पंचखेरो जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो पंचखेरो का संबंध जो है गिरिडीह जिले से है। गुमानी बराज जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो इनमें से जो है उपयुक्त दोनों हो जाएगा, साहेबगंज और पाकुड़। अगला है अजय बैराज परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो किस जिले से है? तो ये उपयुक्त दोनों, देवघर और जामतारा। राम रेखा जलाशय परियोजना का इनमें से किस से संबंध है? तो उपयुक्त दोनों, गुमला और सिमडेगा दोनों से है। सुखरी परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो सुखरी परियोजना का संबंध जो है इनमें से ये लोहरदगा से संबंधित है। और औरंगा परियोजना का संबंध जो है पलामू से है। चलिए दोस्त, अब हम लोग झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य देखते हैं। दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आता है, क्या कि पर्यावरण तो अभी पूरा दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे भी लाजमी है कि आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKNIA का प्रारंभ जो है इनमें से किस राज्य में किया गया है? तो इनमें से जो है महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। कहाँ के? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों, झारखंड में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र, तीनों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो किस उद्देश्य से की गई है? तो नवोन्मेष, सूचना और संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना, इसीलिए किया गया है, यही उद्देश्य है। अगला है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है? तो कौन सा है? तो ये नेतरहाट है, सरांडा है और परासनाथ पहाड़ी। दोस्तों, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये बताइए कि जैन धर्म का जो 10वां तीर्थंकर थे उनको जो है झारखंड के ही एक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वो पहाड़ी का आपको नाम बताना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी पे 20 जैन जो धर्म के प्रवर्तक है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 23वां तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन 20 गो टोटल जो है उनको पारसनाथ पहाड़ी पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। एक 10वां नंबर का जो जैन धर्म के प्रवर्तक है उनको जो है झारखंड में ही एक अलग पहाड़ी पे, न कि पारसनाथ पहाड़ी पे, उस पहाड़ी का नाम बताना है और 10वें जैन तीर्थंकर का नाम बताना है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका आंसर हम कमेंट करेंगे। आप लोग देखते हैं कि कमेंट कर पाते हैं कि नहीं। अगला है झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है। इस ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा संभावित कारण जिम्मेदार नहीं है कहा है? तो सड़कों का निर्माण, कृषि कार्य का विस्तार, उद्योगों की स्थापना और नहरों का निर्माण। दोस्तों, नहरों के निर्माण से जैव विविधता का ह्रास नहीं हुआ है। सड़कों के निर्माण, कृषि कार्य का विस्तार और उद्योग के
निर्माण से जो है जैव विविधता में तेजी से ह्रास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है? तो झारखंड राज्य में गिद्धों का मुख्य रूप से 3 प्रजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करना है। तो विचार करना है, फर्स्ट है जिप्स वेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और ऑजिप्सियन। ये इस पर उपयुक्त तीनों के संबंध में कौन कहता है? तो दोस्तों उपयुक्त तीनों जो है झारखंड में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रजातियाँ है। जो हम लोग अभी फर्स्ट में देखे ना 3 प्रजातियाँ, इन्हीं तीनों प्रजातियों का नाम है जो तेजी से विलुप्त हो रहा है। तो सी आंसर हो जाएगा। नाम क्या है? जिप्स वेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस, ऑजिप्सियन, ये तीनों नाम है। झारखंड में पिछले वर्षों में गिद्धों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया। इसके लिए निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक उपयोग माने उत्तरदायी है? तो सर्वाधिक उत्तरदायी है कि पशुओं के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा का अधिकाधिक प्रयोग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका प्रयोग जो है जानवर के इलाज में किया जाता है। इसीलिए जानवर जब मर जाता है तो गिद्ध उनको खाता है, तो उनसे जो है उनके शरीर में चला जाता है गिद्धों में, इसलिए वो भी मर जाता है। झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों द्वारा लगाए गए वृक्षों के रख रखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है? तो कितना प्रतिशत? तो ये 75%। अगला है, राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितना डोभा निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कितना किया गया है? तो 6 लाख डोभा निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है, निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी दी है? तो ये धनबाद, रांची और पाकुड़ तीनों जिला में है। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? तो किस को? तो ये 2006 से प्रदान किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ये सभी हो जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है लोगों को पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो किस वर्ष हुआ है? 2001 में हुआ है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो किस प्रकार की संस्था है? यह नियामक संस्था है। झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा जो है 2012 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया? तो किस वर्ष किया गया है? तो ये 2001 में किया गया है। अगला है, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया? तो झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया कब? 2011 में। ये सब दोस्तों फैक्ट है, आने की संभावना है। निम्न कथनों में सही कौन है वो बताना है। तो निम्न कथनों में सही कौन है ये बताना है। फर्स्ट है, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत 13 में की गई, सही है। इसका उद्देश्य नवोन्मेष सूचना और संचार तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना, ये भी सही है। भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा 3 राज्यों में प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सारा सही है। अगला है, झारखंड राज्य में निम्न में किसकी सहायता से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है? तो किसकी सहायता से? तो ये UNDP की सहायता से। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो फर्स्ट है,
कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना 30 जून 2008 को जारी किया गया है, सही है। वर्ष 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन भी हुआ, सही है। SAPCC रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सरायकेला खरसावां जिला सर्वाधिक संवेदनशील है, ये सही है, तो सारा सही है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राज्य के किस जिले को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है? तो ग्रीन इंडिया मिशन हेतु सरायकेला खरसावां को चुना गया है। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में कितने जलवायु प्रदेश झारखंड राज्य में स्थित है? तो ये 3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग झारखंड में आपदा प्रबंधन है। दोस्तों ये जो है लास्ट चैप्टर है जिसमें 60-61 क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखिए, अगर एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार 3 बार करके देखिए, ज़रूर बेनिफिट होगा। इसका फर्स्ट वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां जाकर दोनों वीडियो एक ही बार देखिए, थोड़ा टाइम निकाल कर देखिए, एग्ज़ाम नज़दीक है। इस तरह से पढ़ने से आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन है कि भूकंप संवेदनशीलता के दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? तो किस जोन में रखा जा सकता है? तो 2, 3, 4 तीनों जोन में रखा जा सकता है। भूकंप जोन के तहत 2 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। 3 के अंतर्गत, तो 3 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो ये 15 जिले आते हैं। 4 के अंतर्गत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? तो झारखंड का ये गोड्डा और साहेबगंज जिला शामिल है। भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन सा है? तो 2 जिले जो है ये साहेबगंज और गोड्डा है, जो भूकंप 4 के में आता है। अगला है झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो झारखंड राज्य में बाढ़ का जो प्रमुख कारण जो है अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि होना। अगला है झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ में सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा भाग? ये उत्तर पूर्वी झारखंड का क्षेत्र। झारखंड में आने वाले बाढ़ निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो ये धान की फसलों की प्रतिकूल प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण, शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव, ये सारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप में सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा? तो ये उत्तर पश्चिमी झारखंड। झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? तो कौन सा जिला है? तो पलामू जिला। अगला है झारखंड में सूखा जैसी समस्या निपटने निम्न में से कौन सा कदम कारगर सिद्ध होंगे? तो कौन सा कदम कारगर सिद्ध होगा? तो वाटर शेड मैनेजमेंट करेंगे, जलाशयों का निर्माण करेंगे और वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण करेंगे, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में त्वरित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय कारगर सिद्ध होगा? तो इसमें से सभी उपाय लगाएंगे। वर्षा के दौरान घरों से बाहर न निकलना, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे न रुकना, बिजली और तार के खंभे से दूर रहना, उपयुक्त में से सभी हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाले आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? कौन सा? तो ये झरिया जो है खदान है उसमें। झारखंड के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो आग लगने का प्रमुख कारण आम लोगों में ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग, सही है। मानव द्वारा वनोत्पादन के संग्रहण के द्वारा रोशनी हेतु आग जलाना, सूक्ष्म पतझड़ वनों को आपस में टकराने से उत्पन्न होती है, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा प्रबंधन निपटने हेतु निम्न में से कौन सा प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो इसमें सारा प्रयास करेंगे। जैसे अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष को लगाना, जंगलों में फायर वॉच टावर का निर्माण किया जाना, वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए वनों का, ये सारा हो जाएगा। अगला है झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण जो है क्या है? तो ये प्रमुख कारण है
ये मानव द्वारा हाथियों को प्राकृतिक आवास पर हस्तक्षेप किया जाना। झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण वसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के तरीकों का? तो ये ढोल नगाड़े बजाना, आग द्वारा हाथियों को डराना, मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना, ये सभी है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत किया गया? तो किस धारा? तो 14 के 1 के तहत। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है 9 सदस्य हो सकते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष झारखंड के मुख्य सचिव होता है। झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 2004 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कम से कितनी है? तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी जो है 75-25 है। झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? तो किस वर्ष? तो ये 2009 में। आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो किस संस्थान द्वारा? तो ये श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो आपदा पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी और उनके प्रभाव को न्यून करने हेतु। राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन सा कार्य है? तो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अगला है, राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ये भारतीय खनन स्कूल धनबाद। राज्य में भूकंप के संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन करता है? ये BIT मिश्रा। राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन सा? तो ये JSAC। अगला है, राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा शैक्षणिक और तकनीकी कार्य संचालन करता है? तो कौन सा करता है? तो ये JSAC। अगला है, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? ये प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंस है। ग्राम सभा का मुखिया होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसका C सही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है और इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। और ये भी सही है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है 28 मई 2010 को आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा किया गया। 2005 की धारा के 14(1) के तहत किया गया। धारा 14(1) के तहत जो है राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी सही है। दोस्तों ये गलत है, इसका मुख्यमंत्री नहीं होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। ये सही है, राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, न कि मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है कि जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता या उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। सही है। प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है। तो जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी और ब्लॉक स्तर पर प्रखंड समिति का प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों अध्यक्षता करता है। तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष झारखंड राज्य का गंभीर सूखे से प्रभावित रहा? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंस है। तो ये 2010 में रहा।
अगला क्वेश्चन है त्वरित समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा किया गया है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आपदा राज्य की जलवायु को अधिक दुष्प्रभावित करती है? तो कौन करती है? तो ये आग करती है। अगला है इनमें से कौन सा सही है? तो सही बताना है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत किया गया। सही है। अगला है एनडीएमए आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी सही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया। दोस्तों पूरा भूगोल और पर्यावरण का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 2 वीडियो में समाप्त किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए, और एक बार नहीं होता 2 बार 3 बार अगर देखते हैं तो आपका ज़रूर याद हो जाएगा। अगर 3 बार देख लेते तो पक्का याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने भूगोल और पर्यावरण को समाप्त किया। अब जो है हम लोग जीएस लाएंगे, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जीएस हिस्ट्री है। तो हम अब जो है हिस्ट्री का कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों ये जो सीरीज है ये उड़ान पब्लिकेशन मार्केट में आया हुआ है और अगस्त में आया है, अपडेटेड है, तो इसीलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो मार्केट में जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग आपके पास ज़रूर लाएंगे। तो इस तरह से आप चैनल से जुड़िए। झारखंड का जो भी एग्जाम होगा उस सभी के लिए ज़रूरी है। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू।